हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम मीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 9 जनवरी 2021 की। और गाइस आई एम रियली सॉरी, आज टेक्निकल एरर की वजह से 3 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई, लेकिन अभी हम करंट अफेयर्स की क्लास ज़रूर करेंगे, मिस नहीं होने देंगे आप करंट अफेयर्स की क्लास। और जो रिविजन जो है आपका प्रीवियस डे का जो हम करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में, इसको हम मंडे को सारे आज का और कल का हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, आज हम फटाफट से करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ लेते हैं आज के। ठीक है, इसके अलावा आपका संडे को 12 बजे बायोलॉजी की रिवीजन क्लास होगी, उसको अटेंड करिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मंडे को 12 बजे ही आपकी ब्रांड एम्बेसडर की क्लास होगी। और 5 बजे आरबीआई एनटीपीसी की हमने एनालिसिस की है, तो आपको अगर नहीं देखी है जीएस के तो क्वेश्चन जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। और हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। सो फर्स्ट वन इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसने अपना 74th फाउंडेशन डे जो है ये सेलिब्रेट किया है, और इसको 74th जो फाउंडेशन डे है ये 6 जनवरी 2021 को मनाया गया है। ठीक है, इस ओकेजन पे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इन्होंने टॉय टेस्टिंग फैसिलिटीज बीआईएस की इसको इनॉग्रेट किया। इसके अलावा उन्होंने एसेइंग और हॉलमार्किंग पर कोर्सेज और क्वालिटी कंट्रोल पर भी कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए। द टॉय टेस्टिंग फैसिलिटी विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिजिनस टॉयज। तो अभी आपने एक सुना होगा टॉय कैथॉन भी एक लॉन्च किया गया है। ठीक है, टॉय कैथॉन किस लिए है? ये भी इसीलिए है कि जो आपका इंडिजिनस टॉयज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए। स्कूल स्टूडेंट से इनोवेटिव आइडियाज मांगे गए हैं इसमें। जो विनर होगा उसको 50 लाख कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए टॉय टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो इनॉग्रेट की गई है पीयूष गोयल जी के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर जो इंडिया में 80% जो डिमांड है टॉयज की वो कैसे फुलफिल की जाती है? वो इंपोर्ट के थ्रू फुलफिल की जाती है। तो इंडिजिनस जो टॉयज का प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग, उसको प्रमोट करने के लिए फैसिलिटीज लगाई जा रही हैं। ठीक है, टॉय टेस्टिंग की गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंक्लूड किया है टॉयज को अंडर द कंपलसरी सर्टिफिकेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या भारतीय मानक ब्यूरो की हम बात करें तो ये एक इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, यानी कि एक ये भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय है। ये उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये आता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है। इसका एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 के अंतर्गत हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? न्यू दिल्ली में है। और इसके फाउंडर डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर लाल सी वर्मन है। ठीक है, ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेलिब्रेटेड इट्स 74th फाउंडेशन डे ऑन 6 जनवरी 2021? निम्न में से किसने 6 जनवरी 2021 को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है? तो जल्दी से कमेंट करिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इससे पहले डीआरडीओ ने भी अपना 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज आईएएफ एंड आईडीएसआर। आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स और आईडीएसएफ यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और आईडीएसआर क्या है? एक ऑटोनॉमस यानी कि एक स्वायत्त संस्थान है गुजरात यूनिवर्सिटी का। और इससे फायदा क्या होगा? जो भी ऑफिसर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो अलग अलग कोर्सेज को ले सकते हैं। ठीक है, इस एमओयू के अंतर्गत जो ऑफिसर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो डॉक्टरल रिसर्च, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम जो है उसको कर सकते हैं। वो अलग अलग फील्ड में भी कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, एरोस्पेस एंड एविएशन साइंस में। इस एमओयू का, इस समझौता ज्ञापन जो ये साइन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई ऑफिसर्स में रिसर्च को प्रमोट करना है और एक थिंक टैंक पर्सन्स का डेवलप करना है जिनके पास स्ट्रैटेजिक नॉलेज हो अंडर द प्रोजेक्ट
आकाशदीप, ठीक है। आकाशदीप प्रोजेक्ट के अंतर्गत थिंक टैंक जो है यहाँ पे लोगों का उसको विकसित करना है, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें, 8 अक्टूबर 1932 को एस्टैब्लिश हुआ था और इसीलिए एयरफोर्स डे जो है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन एयरफोर्स के। करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। और फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? सर थॉमस वॉल्कर एल्मरिस थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैज साइंड एन MOU विद डैश टू ऑफर एकेडमिक्स प्रोग्राम्स टू हिज ऑफिसर्स। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने अधिकारियों को शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किसके साथ इंडियन एयरफोर्स ने MOU पर हस्ताक्षर किया है? इजी है क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 16वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये आपका 9 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया गया है और इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कन्वेंशन जो इस पे हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस पर, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद ओवरसीज इंडियंस। बेसिकली प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान करता है। इस कन्वेंशन की थीम क्या है इस साल की? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसमें 2 और सेशन जो है ऑर्गेनाइज किए गए इस ओकेजन पे। पहला सेशन जो था वो था रोल ऑफ डायस्पोरा इन आत्मनिर्भर भारत, कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके आत्मनिर्भर भारत में क्या भूमिका होगी, उस पर एक सेशन था। और इसके अलावा एक सेशन था पोस्ट कोविड चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि जो कोविड के बाद का जो युग है उसमें स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है उसमें क्या चुनौतियां आने वाली हैं उस पर यहाँ पर किया गया था, ठीक है, अधिवेशन। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स विल ऑल्सो बी कॉन्फर्ड ऑन दिस ओकेजन। तो इस अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस की हम बात करें तो ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है ताकि जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है, यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं, उनका भारत के डेवलपमेंट में जो योगदान है उसको चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ये 2003 से मनाया जाने लगा हर साल। इस दिन पर 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है। और ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, तो ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 2003 से मनाया जा रहा है और ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन? 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 जनवरी। इसका उद्घाटन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। इसकी थीम है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इसका विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, इंडिया ने डिमांड किया है कि भाई UN सिक्योरिटी काउंसिल में आप जो है रिफॉर्म करिए। इंडिया ने अपनी वॉइस रेज की है कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका UN सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। इससे बात पे उन्होंने इशू रेज किया है इंडिया ने, क्योंकि उनका मानना है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो इमर्जिंग नेशंस हैं वर्ल्ड के और उनको UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को डिफेंड कर सकें। India has raised this issue during an open debate on challenges of maintaining peace and security in fragile context. तो भारत ने इस मुद्दे को नाजुक हालात में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की चुनौतियों पर एक खुली बहस के दौरान उठाया था, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट और 2nd मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। इसमें 54 कंट्रीज हैं, 8 टेरिटरीज हैं और 2 इंडिपेंडेंट देश हैं।
और ये वर्ल्ड का सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है आपका। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करें तो ये वन ऑफ द मेजर 6 मेजर ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस की, जिसकी जिम्मेदारी है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना, सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और भारत जो अभी नॉन परमानेंट मेंबर के फॉर्म में भारत का कार्यकाल 2021 से शुरू हो चुका है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। 5 परमानेंट मेंबर्स, फिर से याद दिला देती हूँ, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और आपका कौन है? यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस और चाइना है। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज डैश परमानेंट मेंबर्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी सदस्य हैं, 10, 5, 6 एंड 4। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, कितने परमानेंट मेंबर्स है? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 5 है। कौन कौन से हैं? रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके और यूएसए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्टर शैला कैनी, इनको सिलेक्ट कर लिया गया है फॉर द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ये प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शैला कैनी, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, और ये जो अवार्ड है उनके आउटस्टैंडिंग नर्सिंग पर्सनल वर्किंग इन एनी सेंट्रल स्टेट यूटी प्राइवेट मिशनरी या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया जाता है। ठीक है, ये नर्सिंग की फील्ड में हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है जो इनको प्रदान किया जा रहा है, और ये जो अवार्ड है ये फ्लोरेंस जे नाइटिंगेल की याद में दिया जाता है। जो विनर होता है उसको 50,000 कैश प्राइज मिलता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ ही एक पदक भी दिया जाता है, एक मेडल से सम्मानित किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थी, और ये इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। ठीक है, लेडी विद द लैम्प, ठीक है, इनका निकनेम जो दिया गया था, इनको लेडी विद द लैम्प दिया गया था। सो लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। सो क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया है? जल्दी से बताइए। शोभा माधव पाटिल, सतीश जोशी, शैली कैनी, रामदास पाटिल। गाइज ऐसे ही करेक्ट आंसर मेंशन करते रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शैली कैनी। ठीक है, शैला कैनी इनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कृषि संजीवनी वैन्स जो है फार्मर के लिए लॉन्च किए हैं। ये कर्नाटका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा 40 कृषि संजीवनी वैन जो है लॉन्च की गई हैं, ताकि पानी की और जो आपकी मिट्टी है इसकी टेस्टिंग की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर ये फार्मर्स को सजेशन भी देंगे कि क्या क्या वो स्टेप्स ले सकते हैं ताकि जो खेतों में कीट नियंत्रण कर सके, पेस्ट कंट्रोल कर सके। इसके अलावा ये जो भी फार्मर्स हैं उनको नई नई फार्मर की जो टेक्निक है, खेती की जो भी नई टेक्निक है, वो सभी किसानों को यहाँ पे प्रदान की जाएंगी, उनको अपनाने में मदद करेगा। ये जो वैन्स हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी की जांच करेंगे कि मिट्टी कितनी उर्वरक है, ठीक है, और कौन सा क्रॉप सुटेबल रहेगा इस टाइप की मिट्टी में उगाने के लिए, और इसमें पेस्ट कंट्रोल की आवश्यकता है या फिर नहीं है, ये सभी जो है स्टडी इन वैन्स के द्वारा की जाएगी, संजीवनी वैन। इट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द नेशनल कृषि विकास योजना, तो राष्ट्रीय किसान विकास योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। कर्नाटका की हम बात करें तो ये लार्जेस्ट स्टेट है साउथ इंडिया का, और इसकी कैपिटल जो है वो बेंगलुरु है। ये अपना बॉर्डर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ शेयर करता है। कर्नाटका की चीफ मिनिस्टर कौन है? बीएस येदुरप्पा है, और गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कृषि संजीवनी वैन्स? किस राज्य सरकार ने कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार एंड कर्नाटका। देखो एक संजीवनी व्हीकल भी एक स्टार्ट हुआ था, ये कोविड पेशेंट्स के लिए था, टेस्टिंग करने के लिए। सो ये जो संजीवनी व्हीकल था ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और ये अलग है कृषि संजीवनी वैन्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी कि कर्नाटका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट इज आशीष पेठे को इलेक्ट कर लिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक
काउंसिल। आशीष पेठे को अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। वहीं जो संयम मेहरा है, संयम मेहरा को वाइस चेयरमैन काउंसिल का चुन लिया गया है। ये 2 साल के लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद पर रहेंगे। आशीष पेठे एज द चेयरमैन एंड संयम मेहरा एज द वाइस चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। जो भी इनका इलेक्शन का प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, पूरी वर्चुअल मोड में कंडक्ट हुई और आशीष पेठे जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे अपनी पोस्ट पर, जो कि जोनल चेयरमैन ऑफ वेस्ट की पोस्ट है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की हम बात करें, 2005 में काउंसिल की स्थापना हुई थी परिषद की और ये एक एपेक्स बॉडी है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। भारत में रत्न और आभूषण उद्योग के लिए शीर्ष ये एक निकाय है। इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ ओवर 6 लाख जेम एंड ज्वेलरी बिजनेसेस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। तो देश भर में 6 लाख से अधिक जो मनी और आभूषण कारोबार के हितों का प्रतिनिधित्व जो है करता है। ठीक है, जिस तरह से आपकी जो आपकी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, एपिक्स काउंसिल होती है, उसी तरह से ये जेम एंड ज्वेलरी की है। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जल्दी से बताइए। संयम मेहरा, आशीष पेठे, प्रमोद कुमार अग्रवाल और अजय त्यागी। सो गाइस जल्दी से कमेंट करते रहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आशीष पेठे। जो संयम मेहरा है इनको वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अजय त्यागी कौन है? ये सेबी के चेयरमैन है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट इज टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। तो अभी हमने एक लिस्ट देखी थी फोर्ब्स की, सो उस फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग एलन मस्क सेकेंड जो है रिचेस्ट पर्सन थे वर्ल्ड के, लेकिन अब वो जो है रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं वर्ल्ड के। उनकी नेट वर्थ जो है ये अराउंड $185 बिलियन हो चुकी है। उन्होंने अमेजॉन के सीईओ जो नंबर 1 पे थे जेफ बेजोस, इनको पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क स्पेस एक्स के फाउंडर हैं और टेस्ला के वो सीईओ हैं और स्पेस एक्स के भी वो सीईओ हैं, फाउंडर सीईओ। इन्होंने फोर्ब्स लिस्ट को टॉप किया था ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव लीडर्स ऑफ 2019। रिच वाली लिस्ट में तो वो दूसरे नंबर पे थे और जो मोस्ट इनोवेटिव लीडर्स 2019 फोर्ब्स लिस्ट में वो नंबर 1 पे थे। और जो हाइपरलूप का जो आइडिया है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हाइपरलूप का जो आइडिया है वो एलन मस्क के द्वारा ही दिया गया है। स्पेसएक्स की हम बात करें तो ये एक अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कंपनी है। स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट से अभी एक जो है मिशन लॉन्च किया था, डेमो किया था। ठीक है, क्रू ड्रैगन जो मिशन था उसका डेमो 2 किया था, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था, एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था, फैल्कन 9 रॉकेट से उन्होंने लॉन्च किया था। और इस जो कैप्सूल था उसमें एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था, राइट। इट इज नोन फॉर इट्स रियूजेबल रॉकेट्स एंड एस्ट्रोनॉट कैप्सूल्स। तो ये अपने पुनः उपयोग किए जाने वाले रॉकेट और अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के लिए जाने जाते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स एंड जैक मा। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एलन मस्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने एक वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया है। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, एड्यूकॉन 2020 के नाम से। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा ने ऑर्गेनाइज किया है ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन के साथ मिलकर। This will help researchers and students to get familiar with the new technologies from the field of education. तो इससे क्या होगा? जो भी एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, नई तकनीकें आई हैं, तो जो भी रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी छात्र हैं, इनको वहां से परिचित होने में मदद मिलेगी। इस कॉन्फ्रेंस में स्कॉलर्स जो है अलग अलग कंट्रीज से आएंगे और वो डिस्कस करेंगे एक थीम के अंतर्गत, एनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रियलाइज ग्लोबल पीस फॉर 31 आवर्स। 31 घंटे तक ये चर्चा होगी वैश्विक शांति को साकार करने को, युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना, इस पर।
इसके अलावा काफी इश्यूज जो हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन का सिनेरियो, स्कूल एजुकेशन की हालत 2050 तक क्या है, क्या विजन है, उस पर डिस्कशन होगा। फिर जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट है स्टीम के लिए, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स एजुकेशन के लिए, उन पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो यूथ की ट्रेनिंग है स्ट्रैटेजिक फ्यूचर जॉब्स की यूनिवर्सिटीज में, उस पर चर्चा की जाएगी। तो काफी चीजों पर यहाँ पर चर्चा होगी। इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे उससे बेहतर जो एजुकेशन है, गुणवत्ता जो शिक्षा है वो दी जा सकती है, कैसे उसका इंश्योर किया जा सकता है। रिसर्चर्स और एजुकेशनिस्ट जो हैं ये अपने व्यूज भी देंगे नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। और करंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ठीक है, जिनको वात्यायन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बीन इनॉग्रेटेड अ 2-day इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020? 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक, अमित शाह, पीयूष गोयल एंड नरेंद्र सिंह तोमर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ने अभी बीईएमएल लिमिटेड को स्ट्रैटेजिकली डिसइन्वेस्ट करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है। रणनीतिक विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया गया है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई जो 26% जो शेयर है गवर्नमेंट का, उसको ये डिसइन्वेस्ट करेगी, उसको ये बेचेगी बीएमएल लिमिटेड में। करंटली गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है ये 54% है के आसपास है, और इसमें से ये 26% को डिसइन्वेस्ट करना चाहती है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने कहा था कि 30,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे बाय नालको फॉर इट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसके विस्तार और विविधीकरण की योजनाओं के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको जो है वो 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मिनिस्टर जो है ये एड्रेस कर रहे थे 41st फाउंडेशन डे इवेंट ऑफ नालको को, और तभी उन्होंने ये चीजें बोली थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने नॉन फेरस मेटल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए शुरू किया है। ठीक है, इसी तरह से स्टील के लिए भी यहाँ पे इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम किया गया था, और कोल का भी मैंने आपको पढ़ाया था CIMS सिस्टम, ये आपको याद आ रहा होगा। कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ये शुरू किया गया था, है ना। सो इस तरह से गवर्नमेंट ने एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए भी मेटल नॉन फेरस मेटल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम जो है लॉन्च किया था। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बिड फॉर मैनेजिंग द शेयर सेल प्रोसेस इन राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसके अलावा गवर्नमेंट ने शेयर सेल को मैनेज करने के लिए बिडिंग मंगाई है राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में। गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है अभी RCFL में वो 75% है, और गवर्नमेंट उसमें से 10% का जो स्टेक है वो बेचना चाहती है। राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ये एक PSU है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आती है, और ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत का फर्टिलाइजर्स का। ये क्या है? मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, BML की बात करें तो इसका पहले नाम जो था ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड था, अभी इसको BML लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि एक PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, और ये बिगेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरर है भारत में। ठीक है, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। नालको की हम बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये एक नवरत्न कंपनी है, नवरत्न सेंट्रल पावर सेक्टर एंटरप्राइज है, और ये जो है कौन सी उसके अंतर्गत आती है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके लिए, इन जनवरी 2021 गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ डैश। जनवरी 2021 में सरकार ने डैश के रणनीतिक विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको, BML लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, किसके स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इन्वेस्ट इनवाइट किए गए हैं। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि BML
लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 9 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स और जो भी क्वेश्चंस हैं सभी कवर कर लिए हैं। ठीक है, प्रीवियस डे का रिवीजन और 9th का रिवीजन जो है वो हम आपका मंडे को करेंगे एक साथ में। ठीक है, तो मंडे की क्लास करंट अफेयर्स की थोड़ी लंबी चलेगी, तो हमारे साथ ज्वाइन करिएगा 3 बजे। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी तरह तैयारी करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।